गौरी मैडम रेडी? हॅलो, होय काय चालू नाही केलं रेकॉर्ड? सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। बृहन्मुंबई महानगरपालिका शिक्षण विभाग आयोजित यूट्यूब लाइव लेक्चर में मैं कोमल सचिन जाधव सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज का हमारा विषय है हिंदी लोक भारती, जो कि व्याकरण विभाग पर निर्धारित है। आज का हमारा जो विषय है वह है हिंदी दोहराव। हिंदी दोहराव यानी मराठी में उसे उजळणी कहते हैं और हिंदी में उसे बार बार अध्ययन करना ऐसा भी कहा जाता है। तो देखिए, आज हम हिंदी लोक भारती कक्षा 9वीं इसमें विराम चिन्हों के उपयोगों के बारे में जानेंगे। विराम चिन्ह यह भाषा में लेखन की शुद्धता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इनसे वक्ता या लेखक को अपने भावों या विचारों को स्पष्ट करने में आसानी होती है। इनके प्रयोग से अर्थ का अनर्थ नहीं होने पाता। साथ ही यदि विराम चिन्ह का वाक्य में सही से प्रयोग न किया जाए तो भी वाक्य भविष्य में अर्थहीन और अस्पष्ट या फिर एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं। इसलिए विराम चिन्हों के बारे में जानना बेहद ही जरूरी है। तो विराम चिन्ह का सबसे पहले अर्थ समझना जरूरी है। विराम चिन्ह का अर्थ है रुकना, ठहरना या फिर विश्राम करना। चिन्ह का अर्थ है निशान। रुकने के लिए जो चिन्ह लगाए जाते हैं या लिखे जाते हैं उन्हें विराम चिन्ह कहा जाता है। इसी विषय को भिन्न भिन्न भागों में बांटते पढ़ते वक्त ठहरने में कुछ भी चिन्हों का उपयोग किया जाता है वही विराम चिन्ह कहलाते हैं। आपके सामने मैंने विराम चिन्हों का संक्षेप स्वरूप यहाँ पे प्रकट किया है, जो कि है अल्प विराम चिन्ह। आपके सामने वह चिन्ह दिखाई दे रहे हैं, गौर से देखिए बच्चों। अर्ध विराम चिन्ह इस प्रकार दिया है, पूर्ण विराम चिन्ह, उपविराम चिन्ह, विस्मयादि बोधक चिन्ह, दीर्घ उच्चारण चिन्ह, समाप्ति सूचक चिन्ह। इसी के साथ प्रश्नवाचक चिन्ह, कोष्टक चिन्ह, योजक चिन्ह, अवतरण या उद्धरण चिन्ह, लाघव चिन्ह, आदेश चिन्ह, रेखांकन चिन्ह, लोप चिन्ह, पुनरुक्ति सूचक चिन्ह, निर्देश चिन्ह एवं विस्मरण त्रुटिपूरक हंसपद चिन्ह, तुल्यता सूचक चिन्ह, ऐसे अनेक प्रकार के चिन्ह हम हमेशा हमारे पाठ को जब पढ़ते हैं तो हमें यह चिन्ह बार बार मिलते हैं, जिनकी ओर गौर से देखते नहीं, लेकिन ये छोटे छोटे चिन्ह बहुत उपयोगी है हिंदी भाषा में। इसलिए उसका अध्ययन करना बेहद ही जरूरी है छात्रों, जिससे हमें हिंदी भाषा में ज्यादा से ज्यादा पकड़ बनाए रखना बहुत आसानी होगी और बहुत आसान इस चिन्हों का हम अध्ययन करके अच्छे से अच्छे अंकदान की प्राप्ति करवा सकते हैं। तो चलते हैं विस्तार स्वरूप यह जो चिन्ह है उनके बारे में जानकारी। अभी देखिए, ऐसे चिन्ह है कि उनके प्रयोग किए जाते हैं। तो देखिए, पहले पूर्ण विराम चिन्ह, उसे अंग्रेजी में फुल स्टॉप भी कहा जाता है। तो पूर्ण विराम चिन्ह यानी क्या? तो देखिए, पढ़ते लिखते समय जहाँ वाक्य समाप्त होता है वहाँ पूर्ण विराम रखा। इससे देखिए, पढ़ते लिखते समय जहाँ वाक्य समाप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है, वहाँ पूर्ण विराम चिन्ह रखा जाता है। उदाहरण के तौर पर देखिए, हम हिंदी में बातचीत करेंगे। वहाँ प्रेमचंद जी
हिंदी के प्रसिद्ध लेखक थे। अंत में यहाँ पे पूर्ण विराम चिन्ह का बहुत ही सहजता के साथ उपयोग किया है। आगे देखिए, अल्प विराम चिन्ह यानी वाक्य पढ़ते समय जिस स्थान पर थोड़ी देर रुकना होता है वह अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग वहां पे किया जाता है। अल्प विराम चिन्ह को अंग्रेजी में कॉमा भी कहते हैं। तो कुछ देर के लिए, अवधि के लिए होता है। तो देखिए उदाहरण के तौर पर, अरे विजय, तुम यहाँ पे? माँ, आज छुट्टी है। क्या पता इस रास्ते से फिर ना बातचीत करते हैं। ये इस अल्प विराम थोड़ी ठहराव का यहाँ पे उपयोग अल्प विराम चिन्ह के द्वारा किया जाता है। अगला चिन्ह देखिए, अर्ध विराम चिन्ह। अर्ध विराम चिन्ह को सेमीकोलन भी कहा जाता है। तो देखिए, वाक्य पढ़ते समय इस स्थान पर अल्प विराम से अधिक और से कम ठहरना होता है वहाँ अर्ध विराम चिन्ह रखा जाता है। मतलब अल्प विराम से यहाँ पर कम समय के लिए, कम कालावधि के लिए यहाँ पे रुका जाता है। तो उदाहरण के तौर पर देखिए, जी हाँ पिताजी, मैं जरूर आऊंगा। अब तक तुम्हारा निग्रह कायम रहा क्योंकि जिसकी चाह थी उसने पैसे मांगे, मैंने नहीं दिए। अभी देखिए बदलाव, मतलब अल्प विराम में हम थोड़े ज्यादा देर रुके, लेकिन अर्ध विराम में अल्प विराम से कम समय में यहाँ पे रुके हैं। तो यह अल्प विराम चिन्ह हमें समझ में आता है। आगे देखिए, अगला चिन्ह हमसे क्या कहता है। तो देखिए प्रश्न चिन्ह। ये तो समझना बहुत ही आसान है क्योंकि प्रश्नों के माध्यम से पूछा जाने वाला यह प्रश्न चिन्ह है। उसे अंग्रेजी में क्वेश्चन मार्क ऐसा भी कहते हैं। तो देखिए, जिस वाक्य में प्रश्न पूछा गया हो, जिस वाक्य में प्रश्न पूछा गया हो, कहा, किसने, किसको, किसके लिए, क्यों, क्या, इस प्रकार अलग अलग चिन्ह वहां पूछे जाते हैं। उसके अंत में प्रश्न चिन्ह रखा जाता है। हमेशा ध्यान में रखिए, उसके अंत में प्रश्न चिन्ह रखा जाता है। तो उदाहरण के तौर पर देखिए, सोनू कहाँ है? स्वर्ग का प्रवेश द्वार यही है ना? तेरे पिताजी क्या करते हैं? रामू बेटा, माई कहाँ है? तो देखिए, ये जो प्रश्न चिन्ह है वो वाक्य के अंतिम में दिए हैं। यहाँ पर कहा, यही है, क्या, कहा, इस प्रकार अलग अलग प्रश्नों के स्वरूप भी यहाँ पे आए हैं। तो हम आसानी से परीक्षा में अध्ययन के तौर पर, अध्ययन के बाद प्रश्न चिन्ह अच्छे से दे सकते हैं। अभी देखिए, विस्मय सूचक चिन्ह या अंग्रेजी में उसे एक्सक्लेमेशन मार्क ऐसा भी कहा जाता है। तो देखिए बच्चों, इस विस्मय सूचक चिन्ह का उपयोग कहाँ होता है? मतलब मानव की अलग अलग भावनाएं होती है, जैसे हर्ष, हर्ष मतलब आनंद, शोक, शोक मतलब दुख, आश्चर्य या फिर अचरज भी कहा जाता है, घृणा, घृणा माने तिरस्कार आदि भाव प्रकट करने के लिए शब्द वाक्य के अंत में इस विस्मय सूचक चिन्ह का यहाँ पे प्रयोग किया जाता है। मतलब जब जब मानव की भावनाएं यहाँ पे बताई जाती है तो विस्मय सूचक चिन्ह का उपयोग किया जाता है। तो देखिए, हम विस्मय सूचक चिन्ह के कुछ उदाहरण देखते हैं। तो देखिए उदाहरण के तौर पर, उफ, क्या गर्मी है, काश मैं सैनिक होता, ओह, यह तो कोई यान है। तो देखिए अलग अलग भावनाएं हाँ यहाँ पे बताई गई है। यह हमें बात समझनी है बच्चों। मतलब हमेशा मानवीय भावनाएं जब दिखाई दी जाती है उच्च प्रति की, तो वहां पे विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए अगला जो चिन्ह है वो देखिए कौन सा है। तो ये है इकहरा उद्धरण चिन्ह। उसे अंग्रेजी में सिंगल कोटेशन मार्क भी कहते हैं। तो इकहरा उद्धरण चिन्ह, इसका अर्थ होता है किसी विशेष नाम
शीर्षक आदि प्रकट करने के लिए इकहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। विशेष व्यक्ति, विशेष नाम, विशेष स्थान, विशेष राज्य, इसके बारे में या फिर शीर्षक यह प्रकट करने के लिए हमेशा इकहरा उद्धरण चिन्ह यहाँ पे दिया जाता है। तो उदाहरण देखिए, विद्यालय का नाम रामेश्वर विद्यालय है। रामेश्वर विशेष नाम है, विद्यालय ही सिर्फ नहीं दिया है, तो रामेश्वर यह उस विद्यालय का नाम है। यह हमें यहाँ पे भली भांति सूचित होता है। काठ मंडप का अर्थ है लकड़ी का मंडप। तो देखिए, काठ मंडप इसका अर्थ है लकड़ी का मंडप, मतलब काठ मंडप इस शब्द का अर्थ हुआ लकड़ी का मंडप। यह हमें ध्यान में रखना है, यह विशेषता हमें यहाँ पे बताई गई है। तो चलते हैं अगले चिन्ह की तरफ। तो देखिए, अगला चिन्ह हमसे क्या कह रहा है या फिर कौन सा चिन्ह है अगला। तो देखिए, दोहरा उद्धरण चिन्ह। पहला हमने इकहरा उद्धरण चिन्ह देखा, लेकिन यहाँ पे दोहरा उद्धरण चिन्ह जो कि अंग्रेजी में डबल कोटेशन मार्क ऐसा भी जाना जाता है। तो इसका अर्थ है कि किसी के कह गए शब्द जो का त्यों प्रकट करने के लिए दोहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि तैसे, जो कि तो त्यों मतलब जैसे कि तैसे। तो देखिए, उदाहरण के तौर पर यदि हम उदाहरण यहाँ पे देखते हैं तो हमारे अच्छे से समझ में आता है। तो देखिए उदाहरण, सुदामा बोले, मुझे कृष्ण से मिलना है। देवी जी ने पूछा, हार की जीत। भगवान ने पूछा, लेकिन लाउड स्पीकर क्यों लगाते थे। या फिर संवाद लेखन में भी दोहरा उद्धरण चिन्ह बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। यह बात हमें यहाँ पे समझनी है बच्चों। तो देखिए, चलते हैं अगले चिन्ह की ओर। तो अगला चिन्ह है कोष्टक चिन्ह। तो देखिए, उसे अंग्रेजी में ब्रैकेट भी कहा जाता है। कोष्टक चिन्ह का अर्थ है समानार्थी शब्द, क्रमांक आदि सूचित करने के लिए कोष्टक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। फिर से देखिए, समानार्थी शब्द, क्रमांक आदि सूचित करने के लिए कोष्टक चिन्ह का इस्तेमाल किया जाता है या फिर प्रयोग किया जाता है। तो उदाहरण के तौर पर देखिए, उसने कभी विपरीत उल्टा अर्थ नहीं निकाला। विपरीत उल्टा, विपरीत का अर्थ हुआ उल्टा। उसे क्या किया है, कोष्टक में दिया गया है। मैंने बहू किशोरी की माँ से पूछा। किशोरी की माँ यह शब्द कोष्टक में आया है। बहू कौन, किसकी, तो किशोरी की माँ से पूछा। यह वाक्य यहाँ पे निगडित करता है या फिर प्रकट करता है। तो इस प्रकार यह कोष्टक चिन्ह हमेशा इस्तेमाल किया जाता है। आगे देखिए अगला चिन्ह। तो देखिए, अगला चिन्ह बहुत, आप जब भी किताब पढ़ते हो बच्चों, तो ये जो चिन्ह है आपको आसानी से दिखाई देता है, लेकिन क्या होता है आप ध्यान से देखते नहीं है, इसके लिए उसका नाम आपके ध्यान से भटक जाता है। तो वो भटकना नहीं है, वो पकड़ना है। वो योजक चिन्ह आपको ध्यान में रखना है, उसके अंक भी आपको आसानी से प्राप्त करवा सकते हैं। तो देखिए, योजक चिन्ह को अंग्रेजी में हाइफन ऐसा भी कहा जाता है। तो उसका अर्थ हुआ द्वंद्व समास चिन्ह में दो पदों के बीच हाइफन चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे खेलना कूदना, पढ़ना लिखना, शिव पार्वती आदि। तो देखिए, पढ़ना लिखना, इसके बीच में एक जो आधा चिन्ह आया है उसे योजक चिन्ह भी कहा जाता है, जिसे हम शब्द युग्म भी कहते हैं व्याकरण में। तो देखिए उदाहरणार्थ, बाबूजी बाबूजी। आगे देखिए, मित्र मंडली के हास्य विनोद से घर का वातावरण जैसे खिल उठा था। तो बाबूजी बाबूजी यह शब्द या फिर हास्य विनोद यह शब्द, इसमें योजक चिन्ह या फिर उसे हाइफन चिन्ह कहा गया है। इसका बहुत अच्छे से यहाँ पे प्रयोग किया है, यह हमें यहाँ पे दिख रहा है। तो ये हुआ योजक चिन्ह। अभी चलते हैं अगला जो हमारा चिन्ह है उसकी ओर। तो देखिए, अगला चिन्ह जिसे हिंदी में निर्देशक चिन्ह। तो देखिए, ये जो निर्देशक चिन्ह है मतलब दिखाता है, अंग्रेजी में उसे डैश भी कहते हैं। किसी चीज को, वस्तु को, व्यक्ति को या फिर जीवित मृत व्यक्ति को दिखाना, वस्तु को दिखाना, यह हुआ निर्देशन मतलब दिखाना।
तो ये जो निर्देशक चिन्ह है उसे अंग्रेजी में डैश कहते हैं। उसका अर्थ देखिए, तो एक शब्द को दूसरे शब्दों से अलग करके के लिए एवं विशेष बात का उल्लेख करने के लिए निर्देशक चिन्ह का यहाँ पे प्रयोग किया जाता है। यह बात हमें यहाँ पे समझनी है। तो देखिए उदाहरणार्थ, नायिका जवाब देती है, नहीं सखी। जैसे मैं, तुम, वह। पेड़ जातिवाचक संज्ञा, संज्ञा नहीं बोलना है, संज्ञा बोलना है। तो देखिए यहाँ पे नहीं सखी, मैं, तुम, वह जातिवाचक संज्ञा, इसके पहले जो चिन्ह आया है उसे हम यहाँ पे निर्देशक चिन्ह के नाम से जानते हैं। यह बात हमें समझनी बहुत जरूरी है। देखिए अगला चिन्ह, जिसे लाघव चिन्ह कहते हैं। लाघव, राघव नहीं, लाघव चिन्ह, जिसे अंग्रेजी में एब्रिवेशन साइन ऐसा भी कहा जाता है। तो देखिए इसका अर्थ ऐसा हुआ कि कोई बड़ा शब्द या प्रसिद्ध शब्द हो तो संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए उदाहरण, आपके सामने ही उदाहरण है, आप जानते हैं। तो देखिए माननीय मा, दूसरा डॉक्टर डॉ, पंडित पंग, महात्मा म। तो ये हुआ लाघव चिन्ह, संक्षिप्त रूप दिया है। माननीय का मा, डॉक्टर का डॉ, पंडित का पंग और महात्मा का म। इस प्रकार यह लाघव चिन्ह यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। यह बात आपको समझनी यहाँ पे बहुत बहुत जरूरी है बच्चों। तो इसे लाघव चिन्ह कहा जाता है और अंग्रेजी में एब्रिवेशन साइन ऐसा भी कहते हैं। तो चलते हैं अगले चिन्ह की ओर। अगला चिन्ह है हंस पद, या फिर उसे त्रुटिपूरक चिन्ह भी कहा जाता है। उसे मराठी में काकपद कहते हैं और अंग्रेजी में कैरेट भी कहा जाता है। तो देखिए कोई शब्द, अक्षर या वाक्यांश लिखते समय छूट जाता है तो छूटे गए शब्द या वाक्यांश के स्थान पर हंसपद या त्रुटिपूरक चिन्ह का प्रयोग कर उसके ऊपर लिखा जाता है। तो देखिए कैसे, मतलब कोई शब्द छूट जाता है तो उसकी त्रुटि भरने के लिए इस हंसपद चिन्ह या फिर त्रुटि पूरक चिन्ह का यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। तो देखिए उदाहरण, लक्ष्मी ने चारा सूंघा, गोवा की राजधानी पणजी। इस प्रकार यह चिन्ह दिया जाता है जो कि शब्द को भरता है, उसे हंसपद कहा जाता है। ये बात हमें समझनी है, भूलनी नहीं है। अगला चिन्ह देखिए, तो अगला चिन्ह है पदलोप चिन्ह। तो ये पदलोप चिन्ह क्या है, उसे अंग्रेजी में मार्क्स ऑफ एलिप्स कहते हैं। तो हिंदी उसका अर्थ हुआ, जब वाक्य या परिच्छेद में कुछ अंश छोड़कर लिखना हो तो पदलोप चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। देखिए आप पत्र लेखन में यह पदलोप चिन्ह का सही से इस्तेमाल करते हैं या फिर कहानी लेखन में बहुत सारी जगहों में पदलोप चिन्ह का इस्तेमाल होता है। तो उदाहरण देखिए, मैं तेरे साथ आऊंगा पर जीवन किस तरह जिया जाए, अपने लिए या। तो देखिए उसके बाद वो जो चिन्ह है पदलोप चिन्ह वो दिया गया है। तो पदलोप चिन्ह हमें भूलना नहीं है। पदलोप चिन्ह कब आता है कि जब परिच्छेद में कुछ अंश छोड़कर लिखना होता है, कुछ परिच्छेद या फिर कुछ वाक्य, कुछ 2-3 परिच्छेदों के बाद यह पदलोप चिन्ह का इस्तेमाल वहां पे किया जाता है, जो कि हमें बिल्कुल भी भूलना नहीं है। और उसे वाचून अंग्रेजी दाखवते सरळ. अहो 9वीची मुलं सांगतात आम्हाला काहीच शिकवलं नाही. जब भी कभी आप पदलोप चिन्ह का अच्छे से अध्ययन करेंगे तो वह नाही नाही मुलं सांगतात आम्हाला काहीच शिकवलं गेलं नाही मागच्या वर्षी. उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अगला जो हमारा चिन्ह है वो देखिए कौन सा है। तो देखिए अगला हा चिन्ह गणित वाचून दाखवलं. पूर्ण सूचक चिन्ह भी कहते हैं। तो देखिए
लेखन करते समय जब छोड़ दिया जाता है, तब अपूर्ण नाही सूचक नाही चिन्ह तेच सांगतो, किया जाता है. कारण हे मुलं सांगतायत ना आता. करते समय जब कोई अंश छोड़ दिया अपूर्ण जाता है या फिर देखिए अपना जीवन प्रायः कष्ट में ही बिताना पड़ता है. तो देखिए बुद्धिजीवियों का जीवन श्रमजीवियों पर आधारित है. उन्हें अपना जीवन प्रायः कष्ट में ही बिताना पड़ता है. मतलब कुछ अंश यहाँ पे छोड़ दिया है. तो ये जो फुली वाला चिन्ह है, मतलब अपूर्ण का यहाँ इस्तेमाल किया है. हा? जाननी जरूरी है. अलग अलग चिन्ह, उसके अलग अलग अर्थ, उसके अलग अलग इस्तेमाल, यह हमें ध्यान में रखना है बच्चों. बहुत अच्छे से आप अध्ययन करते हैं तो आपको आसानी होगी अच्छे से ध्यान में रखने के लिए. तो देखिए अगला चिन्ह जिसे समाप्ति सूचक चिन्ह भी कहते हैं. तो देखिए वो किस प्रकार दिया है. तो उसका उदाहरण या फिर उसका अर्थ हुआ समाप्ति सूचक का प्रयोग पाठ. मतलब हमें जो पाठ्य पुस्तक में अलग अलग पाठ दिए जाते हैं, कहानी, हम कहानी लेखन करते हैं, खुद भी करते हैं, लेकिन अंत में इस चिन्ह का प्रयोग नहीं करते. लेकिन आप जब भी अभी पाठ्य पुस्तक खोलोगे तो हर एक पाठ्य पुस्तक के अंत में यह चिन्ह आपको दिखाई देगा ही. आपने अब तक ध्यान नहीं दिया होगा तो आप अब से इन चिन्हों की ओर ध्यान दीजिए. ये जो चिन्ह है आपको हर पाठ में, हर कविता के अंत में दिखाई देगा. अलग अलग कविताएं, मतलब ऐसा नहीं कि पुरातन कविताएं या फिर मध्ययुगीन कविताएं, दोनों, मतलब हर एक प्रकार की कविता, कहानी या फिर पाठ होगा. उसके अंत में लेखन की समाप्ति पर यह किया जाता है. या फिर आप कोई यदि वृत्तांत लेखन लिखते हैं, वो समाप्त हो गया तो भी समाप्ति सूचक चिन्ह इस प्रकार दोगे तो जो होशियार, जिसका अध्ययन, मतलब जिसको विराम चिन्हों के बारे में जानकारी है, अरे वो सही से जान लेगा, अरे यह तो समाप्ति सूचक चिन्ह है. मतलब यहाँ पर इस छात्र ने यहाँ पर ये कहानी खत्म की है या फिर पत्र लेखन खत्म किया है या फिर उसने जो कविता लिखी वो यहाँ पे खत्म हुई. यह बात हमें यहाँ पे आसानी से मालूम होती है. तो देखिए उदाहरण के तौर पर भी हम यहाँ पे समझ लेते हैं. तो उदाहरण देखिए, उदाहरण मतलब कि सुख दुख तो सदा ही लगा रहता है. उसके बाद देखिए जो चिन्ह आया है वो है समाप्ति सूचक चिन्ह. निछावर कर दे हम सर्वस्व हमारा प्यारे भारतवर्ष पर, यहाँ पे भी समाप्ति सूचक चिन्ह बताया गया है जो कि आप आसानी से प्राप्त करवा सकते हो. अलग अलग चिन्हों की जानकारी तो हमने कर ली. यह जो चिन्ह है वो बेहद ही महत्वपूर्ण है. इस चिन्हों का उपयोग आप यदि सही से करते हैं तो आपको अच्छे से अंक तो प्राप्त होंगे. लेकिन जब भी आप भाषा लेखन में लेखन की शुद्धता के लिए विराम चिन्हों का बहुत महत्व है. इनसे वक्ता या लेखक को अपने भावों या विचारों को स्पष्ट करने में आसानी रहती है. इनके प्रयोग से अर्थ का अनर्थ नहीं होने पाता. साथ ही यदि विराम चिन्ह का वाक्य से सही से प्रयोग न किया जाए तो भी वाक्य अर्थहीन और अस्पष्ट या फिर एक दूसरे के विपरीत हो जाता है. इसलिए हमने अलग अलग विराम चिन्ह, उसके अर्थ समझ लिए, अलग अलग उदाहरण भी यहाँ पे हमने देखे. अलग अलग उदाहरण को हमने यहाँ पे देखा. लेकिन कुछ उदाहरण देखिए, परीक्षा में आपको प्रश्न दिया जाता है कि निम्नलिखित वाक्यों में सही विराम चिन्हों का इस्तेमाल कीजिए. सही विराम चिन्हों का इस्तेमाल कीजिए. तो देखिए पहला उदाहरण है, जैसे मोती महल, फूल महल, शीश महल, दौलत खाना, फतेह महल और रानी सागर आदि. अभी मैं पढ़
पढ़ते समय यहाँ पे रुकी ही नहीं, क्योंकि वहां पे कोई चिन्ह नहीं है। तो देखिए, जब परीक्षा में इस प्रकार का प्रश्न आता है तो हमें उसका उत्तर लिखना है। जैसे मोती महल, फूल महल, शीश महल, दौलत खाना, फतेह महल और रानी सागर आदि। तो यहाँ पर निर्देशक चिन्ह और अल्प विराम चिन्ह का बहुत सही से यहाँ पे इस्तेमाल किया है, यह हमारे समझ में आता है। अगला उदाहरण देखिए, यहाँ के पार्क में भी महाराणा प्रताप की एक आकर्षक प्रतिमा चेतक पर स्थापित है। लेकिन यहाँ पे हमें समझ में ही नहीं आया, हमने वाक्य एकदम झटके में पढ़ लिया। लेकिन जब हम विराम चिन्हों का इस्तेमाल करते हैं तो देखिए अर्थ को कितना अच्छा अर्थ प्राप्त होता है इस वाक्य को। यहाँ के पार्क में भी महाराणा प्रताप की एक आकर्षक प्रतिमा चेतक पर स्थापित है। चेतक यह उनका अश्व था, उस अश्व का नाम चेतक मतलब विशेष है, विशेष बात है, तो यह हमें जानना जरूरी है। अगला उदाहरण देखिए, किसने किया दादी? तो देखिए यह हमें समझना है कि यहाँ पे कौन सा विराम चिन्ह हम इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन से विराम चिन्ह का यहाँ पे प्रयोग कर सकते हैं। तो देखिए उदाहरण के तौर पर या उत्तर हम ऐसे लिखते हैं, किसने किया दादी? तो देखिए यहाँ पे तो प्रश्न चिन्ह आया ही है, लेकिन दोहरा उद्धरण चिन्ह और अल्प विराम चिन्ह का भी बहुत ही आसानी से यहाँ पे इस्तेमाल किया है। तो देखिए अलग अलग उदाहरण हमने यहाँ पे देखे, अलग अलग उदाहरणों को यहाँ पे हमने छुड़ा कर भी देखा। तो देखिए बच्चों, ये तो अलग अलग उदाहरण और अलग अलग विराम चिन्ह आपको सामने दिखाई दे रहे हैं, जो कि हमने यहाँ पर अभी अध्ययन किए हैं। लेकिन ये आपको आसानी से अंकदान कब प्राप्ति करवा सकते हैं? जब भी आप अच्छे से इसका अध्ययन करेंगे। आपका एक भी गुण यहाँ से वहां नहीं जाएगा बच्चों। अच्छे से आपको आप जब भी अभी पाठ पढ़ेंगे, पाठ तो समझदारी से पढ़ना ही है, लेकिन अरे हाँ ये चिन्ह आया, इसे दोहरा उद्धरण चिन्ह कहते हैं, या फिर इसे कोष्टक चिन्ह कहते हैं, या फिर इसे निर्देशक चिन्ह कहते हैं। अरे ये तो लाघव चिन्ह है, मैंने देखा ही नहीं। अरे यह तो समाप्ति सूचक चिन्ह है, यह तो मैंने जाना ही नहीं। लेकिन अब जान गए हो ना, तो आप अच्छे से इसका इस्तेमाल कर सकते हो, अच्छे से प्रयोग कर सकते हैं। अभी तो उदाहरण बहुत हो गए, खाना बहुत हो गया बच्चों, लेकिन इसके बाद आपको एक्सरसाइज भी करनी है, जो कि हम गृह कार्य के बारे में जानते हैं। तो देखिए अलग अलग गृह कार्य मतलब अलग अलग उदाहरण मैंने आपको दिए हैं, तो आपको बैठकर छुड़ाने हैं। तो देखिए जो प्रश्न है, ये जो गृह कार्य है, वो आपको ध्यान पूर्वक छुड़ाने हैं। तो देखिए पहला उदाहरण, ओह कमबख्त ने कितनी बेदर्दी से पीटा है। दूसरा, कुछ आदमी गाय, बकरी, भेड़, तितली वगैरह की तरह होते हैं। तीसरा, मैंने कराहते हुए पूछा, मैं कहाँ हूँ? मंजली भाभी मुट्ठी भर बूंदिया सूप में फेंक कर चली गई। हाय, तुम्हें क्या हो गया? 4 से 5 यहाँ पे उदाहरण मतलब गृह कार्य के तौर पर आपको दिए हैं, तो आप अच्छे से छुड़ाओगे ही, मुझे ऐसा लगता है। और एक बात आपसे कहना चाहती हूँ, मेहनत वो सुनहरी चाबी है जो बंद भविष्य के दरवाजे भी खोल देती है। मेहनत वो सुनहरी चाबी है जो बंद भविष्य के दरवाजे भी खोल देती है। और आज का पाठ, आशा करती हूँ कि आज का पाठ आप सभी को समझ आया होगा। अपने बीएमसी एडू चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिए। आज मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया, इसलिए सभी सम्मानीय अधिकारी, सीएनओ और टीम और सभी गुणी आज्ञाकारी छात्र एवं मेरे सहकारी शिक्षक सभी को मनपूर्वक धन्यवाद।